स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कई बार मैंने लोगों को देखा, इनफैक्ट आपने भी देखा होगा आसपास, कि जब हम डॉलर टू रुपी की बात करते हैं तो जब हम कहते हैं कि हमारा रुपी डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है, मान लो 80 से 75 हो जाए, 70 हो जाए, तो एक प्राइड जैसी भावना आती है कि हमारा करेंसी मजबूत हो रहा है, राइट। लेकिन जब हमारा रुपी गिर रहा होता है, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा कि ये 80 के भी पार चला गया था, तो रुपी कमजोर हो रहा है, तो इससे हमें लगता है कि यार बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, रुपी कमजोर हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएस भी नहीं चाहता कि हमारा रुपी कमजोर हो, क्योंकि अगर ये रुपी कमजोर होगा तो आपको जैसा पता है इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि जब हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो इसका डायरेक्ट असर आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर। मतलब कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाते हैं, भारत ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा और इसकी वजह से नुकसान किसको होगा? यूएस को नुकसान होता है। तो यूएस भी नहीं चाहता कि हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू करें, कमजोर करें, और इसी की वजह से यहां पर उसके द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है जिसको कहा जाता है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। इसको करेंसी मैनिपुलेटर के तौर पर भी देखा जाता है। जो भी देश इस लिस्ट के अंदर होता है उस देश को कहा जाता है करेंसी मैनिपुलेटर, मतलब कि करेंसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जानबूझकर उसको डीवैल्यू करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो देश ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए, और उसके ऊपर यूएस की काफी ज्यादा निगरानी रहती है। लेकिन भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, 2 साल के बाद यहां पर यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का मतलब हो गया वहां की फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने भारत को इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो इसके डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से लोग देशों को इस लिस्ट के अंदर डाला जाता है, इस बार भारत को क्यों बाहर किया गया, चाइना इस समय अंदर अभी भी क्यों है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है स्टडी IQ के साथ जुड़ने का, क्योंकि इसके अंदर आपको जो पूरा तैयारी है, वो फाउंडेशन है यूपीएससी का, वो कराया जाता है बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाए। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स होता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस एग्जाम के लिए, साथ ही साथ मेंटरशिप मिलता है। मतलब कि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2 साल के बाद जो यूएस की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी कहा जाता है, उन्होंने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। बेसिकली क्या है कि हर 6 महीने पर जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, उनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है वहां की पार्लियामेंट में, जो कि यूएस कांग्रेस इसको कहते हैं। तो हर 6 महीने पर यहां पर सबमिट करना होता है और उसके अंदर अपडेट किया जाता है कि कौन सा देश इस लिस्ट के अंदर होगा, कौन सा देश इस लिस्ट के बाहर होगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि लगभग 12 देश इस लिस्ट के अंदर थे। तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर 5 देशों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। एक तो भारत है, इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम, इनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन अभी भी चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, मतलब अगर आप ध्यान से देखो ये जो देश के नाम है, इसमें आपको दिख रहा होगा जो एनिमी कंट्री है, विरोधी देश है, जैसे चाइना हो गया, यूएस का काफी बड़ा विरोधी देश है, और इसका जो मित्र वाला देश है, फ्रेंडशिप वाला जो देश है, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, तो ये देश अगर आप देखोगे तो ये भी इस लिस्ट के अंदर है। मतलब एनिमी कंट्री और फ्रेंडली कंट्रीज दोनों इस लिस्ट के अंदर देखने को मिलती है। तो ये लिस्ट एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा बस 2 मिनट के बाद। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो रिपोर्ट है उसके अंदर यूएस ये कोशिश करता है कि यूएस के साथ जो भी मेजर पार्टनर्स हैं, उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, तो यूएस के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर जर्मनी है, चाइना है, भारत भी है, बहुत सारे देश हैं, मतलब लगभग 80% जिनके साथ ट्रेड होता है, ठीक है, वो बेसिकली उनके ऊपर निगरानी रखता है यूएस, कि वो देश अपने करेंसी के साथ क्या कर रहे हैं, क्या उसको जानबूझकर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। और एक बार कोई देश इस लिस्ट के अंदर आ गया तो वो 2 रिपोर्ट तक लगातार रहता है। 2 रिपोर्ट मतलब एक रिपोर्ट 6 महीने पर आती है, मतलब 1 साल के लिए तो वो रहेगा ही रहेगा। जहां तक भारत की बात है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बार भारत जो है उसको दिसंबर 2018 में डाला गया था, भारत को सबसे पहली बार, और 1 साल के बाद दिसंबर 2019 में उसको इससे बाहर भी कर दिया गया था। लेकिन वापस दिसंबर 2020 से डाला गया और अब लगभग 2 साल के बाद जाकर अब यहां पर भारत को इससे बाहर कर दिया गया, जो कि एक अच्छी बात है। अब क्वेश्चन यह है कि अगर इस लिस्ट के अंदर कोई देश आता है
ठीक है, तो उसको कहा जाता है करेंसी मैनिपुलेटर। मतलब अभी तक भारत को कहा जाता था करेंसी मैनिपुलेटर। तो इसका मतलब क्या है आप वो समझिए। देखो, ये अगर किसी देश को लेबल मिल जाता है मतलब कि वो देश अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस में एंगेज है, वो देश जानबूझकर अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर रहा है। क्यों कर रहा है? जैसे कि मैं आपको एक सरल एग्जांपल से बताता हूं। मैं अक्सर ये एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने देखा होगा यूएस से भारत में एप्पल आता है, जिसको वॉशिंगटन एप्पल आप देखते होगे, ऑनलाइन आप खरीदोगे तो मिलता है। और भारत से हम जो नागपुर का जो संतरा है, ऑरेंज है, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो मान लो, अभी के लिए मान लो कि अगर मैं कहता हूं कि इस समय $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज है। मान लो मैं कहता हूं $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज चल रहा है, ठीक है। और एक किलो संतरे का जो कॉस्ट है वो भी 50 रुपए है, ठीक है। तो अगर यूएस में बैठा व्यक्ति अगर उसको संतरा खरीदना है तो उसको कितना पे करना होगा? $1 पे करना होगा, सिंपली, राइट। लेकिन मान लो हमने अपनी करेंसी जानबूझकर डीवैल्यू कर दी, मतलब $1 की जगह अब हमारी करेंसी हो गई है 60 रुपीज। तो वही $1 से अब यूएस में बैठा व्यक्ति वो कितना संतरा खरीद सकेगा? वो यूएस का बैठा व्यक्ति भारत में लगभग 1.2 केजी संतरा खरीद सकेगा। मतलब उसको ज्यादा संतरा मिल रहा है। मतलब अब यूएस वाले व्यक्ति को लगेगा कि चाइना से, जापान से, बाकी देशों के मुकाबले जो संतरा है भारत में सस्ता मिल रहा है। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? भारत से संतरा मंगाएंगे और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जब हम अपनी करेंसी डीवैल्यू कर रहे हैं तो हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने में हमने क्या किया? करेंसी में मैनिपुलेशन किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि करेंसी मैनिपुलेटर, हम करेंसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये जो दर्जा है वो यूएस जो है वो क्या करती है? यूएस की सरकार दे देती है। अब इस करने का अर्थ क्या है? करने का अर्थ यह है कि फिर यूएस की सरकार लगातार आपके ऊपर दबाव डालेगी, आपके ऊपर निगरानी करेगी कि आप जानबूझकर और तो नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा। तो बहुत सारी परेशानी आ सकती है। ऐसा कोई मेजर वो नहीं होगा। देखो, ये वैसा वाला लिस्ट नहीं है जैसे कि आपने देखा होगा एफएटीएफ का एक लिस्ट आता है, राइट, जिसमें अभी तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, उससे बाहर हुआ है। वो एक बहुत बड़ा लिस्ट होता है, वो एक अलग चीज होती है, ये दूसरा है, ठीक है। तो यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 3 क्राइटेरियाज होते हैं जिसको देखता है यूएस की किस देश को इस लिस्ट के अंदर डालना है कि नहीं, ठीक है। 3 क्राइटेरिया, और इन 3 में से अगर 2 क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उस देश को इस लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये 3 क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बायलैटरल ट्रेड सरप्लस विद यूएस ऑफ मोर देन $20 बिलियन। मतलब कि भारत और यूएस के बीच में अगर ट्रेड सरप्लस, आपको पता है कि भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, स्पेशली जो हमारे सर्विसेज वगैरह हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये ट्रेड सरप्लस $20 से ज्यादा है, $20 बिलियन से ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि हम ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा है करंट अकाउंट सरप्लस। आपको पता होगा ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 2 लिस्ट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में जो फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह हो गए वो सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो आपको पता ही है कि भारत का हमेशा से अक्सर डेफिसिट ही रहा है, ठीक है। कोविड के दौरान पहली बार कुछ पॉजिटिव हुआ था, हम कभी भी ट्रेड सरप्लस तो रहे नहीं है, हमारा ट्रेड डेफिसिट ही रहा है। तो करंट अकाउंट सरप्लस यहां पर लिखा है कि अगर हमारा 3% ऑफ जीडीपी का सरप्लस है तो ये फुलफिल होगा। लेकिन भारत का कभी भी ये फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये हमारा डेफिसिट में रहता है, ये सरप्लस नहीं होता है। लेकिन क्या हुआ था कि ये जो तीसरा क्राइटेरिया, इसको ध्यान से समझिएगा, नेट परचेजेस ऑफ फॉरेन करेंसी ऑफ 2% ऑफ जीडीपी ओवर 12 मंथ। मतलब पिछले 1 साल में अगर हमने फॉरेन करेंसी को 2% से ज्यादा, 2% ऑफ आवर जीडीपी से ज्यादा परचेज किया है, कहने का मतलब है फॉरेन करेंसी हमारे लिए क्या हुआ? यूएस डॉलर हो गया, राइट। तो यूएस का डॉलर अगर हम मार्केट से निकाल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, आरबीआई क्या करती है, मार्केट में से डॉलर परचेज करती है कई बार, और कई बार जो है डॉलर को रिलीज कर देती है मार्केट के अंदर, डिपेंड करता है। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जब हमारी रुपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर रही थी तो आरबीआई ने बेसिकली क्या किया, उस रुपी को डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए, जो 80 के नीचे जा रहा था उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, हमने आरबीआई ने यहां पर डॉलर को रिलीज कर दिया। इसीलिए तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हो गया, ठीक है, और रुपी को यहां पर कम कर दिया, मार्केट में से सप्लाई कम कर दी रुपी की। तो बेसिकली यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर ये तीनों क्राइटेरिया में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो यहां पर उस लिस्ट के अंदर उस देश को डाल दिया जाता है। तो बेसिकली भारत का अगर आप देखोगे तो यहां पर यह क्राइटेरिया फुलफिल हो गया था। आरबीआई ने मार्केट में से डॉलर परचेज किया था, वो भी लगभग 5% ऑफ आवर जीडीपी, जो हमारे जीडीपी है उसका 5% डॉलर आरबीआई ने परचेस कर लिया था, और यहां पर थ्रेशोल्ड कितना है, 2% ऑफ जीडीपी। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ और ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, जिसकी वजह से हमें इस लिस्ट के अंदर 2020 में डाला गया था, लेकिन अब इससे हमें बाहर कर दिया गया है।
और क्यों बाहर किया गया है? देखो, इसका एग्जैक्ट कारण नहीं बताया है यूएस ने, लेकिन यूएस ने यह कहा है कि हमारा सिर्फ एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था। मैंने आपको पहले ही बोला ना कि यहां पर 2 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए अगर हमें इस लिस्ट के अंदर डालना है। अब जो एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, मुझे मेरे हिसाब से यही होगा कि जो ये वाला है ना, जो हमारा ट्रेड सरप्लस था, वो $20 बिलियन को हो सकता है क्रॉस नहीं कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे जो 2019-20 में डाला गया था हमें, तो ये हमारा ट्रेड सरप्लस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब वापस से ट्रेड सरप्लस जो है वो कम हो गया है बेसिकली। और इसीलिए हो सकता है कि अब यहां पर जो है हम इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। ऑल्दो भारत ने हमेशा से क्रिटिसाइज किया है यूएस को कि ये जो लॉजिक आप लगाते हो कि आप हमें करेंसी मैनिपुलेटर के लिस्ट में डाल देते हो, ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत ने इसको क्रिटिसाइज किया, आरबीआई ने खुद इस चीज को लेकर बोला है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि चाइना अभी भी लिस्ट में क्यों है? देखो, चाइना के ऊपर तो और ज्यादा क्लोज निगरानी रखेगा यूएस, क्योंकि यूएस का ये कहना है कि बाकी देश तो चलो क्या है कि ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, लेकिन चाइना जो है वो अपना फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कितना इंटरवेंशन करता है, कितना डॉलर खरीदता है, कितना बेचता है, वो कुछ बताता ही नहीं है। तो चाइना तो डेटा ही रिलीज नहीं करता, और इसकी वजह से और ज्यादा मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। तो चाइना के ऊपर और ज्यादा मॉनिटरिंग होगी। लेकिन भारत का इससे निकलने से क्या फायदा होगा? देखो, भारत की जो छवि है वो बेहतर होगी। एक अच्छी खबर आप कह सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा, और आरबीआई बिना चिंता के यहाँ पर, मतलब बिना लेबल किए कि भारत मैनिपुलेटर है, ये लेबल धब्बा लगे बिना ही हम आराम से करेंसी मार्केट के अंदर इंटरवेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर रूपी जो है काफी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, तो यहाँ पर इंटरवेंशन कर सकता है आरबीआई इजली। और कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें कब हुई हैं? जब वहां की जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी हैं, जैसे कि हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वैसे यूएस के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर जिनको कहा जाता है दैट इज जैनेट येलेन, ठीक है, वो न्यू दिल्ली के दौरे पर आई हुई हैं। और जैसे ही वो न्यू दिल्ली में आई, उसी के जस्ट कुछ घंटों के बाद ही ये खबर आया और उनके द्वारा बोला गया कि जो भारत है वो हमारा इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है यूएस का, तो हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो वो भी आपको कुछ ना कुछ लिंक देखना पड़ेगा। तो आई होप कि जो पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है रिगार्डिंग पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एंड आई एम श्योर कि थोड़ा लॉजिक करोगे तो आपको ये करेक्ट आ जाएगा आंसर। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।